हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2.2.2 से हम पढ़ेंगे आज पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक के बारे में। अब तक हमने 2.2.1 दैट इज स्टेम इन माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन्स, वहाँ तक हमने कवर कर लिया था इस चैप्टर को। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पिस्टल की बात हो रही है तो गायनोइशियम की तो होगी ही, क्योंकि पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जिसे हम गायनोइशियम बोलते हैं। ठीक है, अब गायनोइशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गायनोइशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल और मे हैव मोर देन वन पिस्टल। एक पिस्टल, सिंगल पिस्टल भी हो सकता है या फिर हो सकता है एक से ज़्यादा पिस्टल हो। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर था ना पिस्टल का, एक लॉन्ग सी आपको स्टाइल मिलेगी, ऊपर स्टिग्मा की डिपोजिशन के लिए, नीचे ओवरी होगी। यही स्ट्रक्चर था पिस्टल का, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो एक फ्लावर के अंदर हो सकता है एक ही पिस्टल हो या फिर हो सकता है काफ़ी सारी पिस्टल्स प्रेजेंट हो। अगर एक ही पिस्टल प्रेजेंट है तो उस चीज़ को हम कहेंगे मोनोकार्पेलरी। पिस्टल को हम कार्पल भी बोलते हैं ना, तो ऐसे याद करो कि अगर एक कार्पल है तो मोनोकार्पलरी, मोनो का मतलब सिंगल होता है, और कार्पल कार्पलरी तो मोनोकार्पलरी। और अगर एक से ज़्यादा पिस्टल हैं तो उसे हम कहेंगे मल्टी कार्पलरी। अब अगर एक से ज़्यादा पिस्टल प्रेजेंट है तो वो कैसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो एक दूसरे से बंधे हुए हो या फिर एक दूसरे से बिल्कुल फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हो। अगर वो एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, सपोज दिस इज़ अ सिंगल पिस्टल, दिस इज़ नेक्स्ट पिस्टल, बिल्कुल कनेक्टेड है इससे, ठीक है, तीसरे वाला इससे बिल्कुल कनेक्टेड है, देखो ऐसे, इस तरह से। अगर इस तरह से ये प्रेजेंट है, यानी कि फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे सिन कार्पस। सिन का मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड। और अगर ये फ्री है, इस तरह से अलग अलग प्रेजेंट है, इस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे एपोकार्पस। एपो का मतलब क्या होता है? फ्री। तो अगर पिस्टल्स जो हैं वो फ्यूज्ड हैं तो उसे हम कहेंगे सिन कार्पस, और अगर फ्यूज नहीं है तो उसे हम कहेंगे एपोकार्पस। अब पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, हमें पता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। स्टाइल इज elongated slender part beneath the stigma. Basal bulged part of the pistil is the ovary. Inside the ovary is the ovarian cavity. Placenta is located inside the ovarian cavity. Now you all know, सबसे पहले बाहर आपको मिलेगा ओवरी, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी जो कि प्लेसेंटा से अटैच्ड होकर प्लेसेंटा के अंदर क्या मिलेगा? ओव्यूल मिलेगा। ठीक है, राइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड एज ओव्यूल्स। प्लेसेंटा के अंदर से क्या राइज होगा? मेगास्पोरेंजिया, जिन्हें हम ओव्यूल्स बोलते हैं। अब ओव्यूल्स भी एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मेगास्पोरेंजियम इज द नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट दिस डायग्राम. So in this A form, a dissected flower of hibiscus is showing pistil. Other floral parts have been removed. So this is a pistil of hibiscus plant. हिबिस्कस प्लांट आपने देखा ही होगा, गुड़हल का प्लांट होता है, उसके अंदर पिस्टल किस तरह से अरेंज्ड होती है? एक होगा आपके पास स्टिग्मा, एक स्टाइल, और नीचे ओवरी। ओवरी जो है वो किससे अटैच्ड होगी? फ्लावर से। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में हम देख रहे हैं मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस पिस्टल का एग्जाम्पल। मल्टी कार्पलरी का मतलब कहता है कि एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट है, यानी कि एक से ज़्यादा पिस्टल्स प्रेजेंट है। नाउ ये देखो, एक से ज़्यादा पिस्टल प्रेजेंट है कि नहीं है? अब ये आपस में फ्यूज्ड है, और फ्यूज्ड कंडीशन को हमने क्या कहा था? सिन कार्पस। तो ये क्या हो जाएगा? मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस पिस्टल। अब इन द नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी देयर आर नंबर ऑफ कार्पल्स। आर दे फ्यूज्ड विद ईच अदर? क्या ये आपस में फ्यूज्ड है? आपस में फ्यूज्ड नहीं है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। देखो, सब अलग अलग प्रेजेंट है ना, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। इस तरह के फ्लावर के अंदर अगर पिस्टल्स का अरेंजमेंट हो तो उसे हम कहते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस सिन एपोकार्पस मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि काफ़ी सारे कार्पल्स प्रेजेंट है। एपोकार्पस मल्टी कार्पेलरी गायनोइशियम। नेक्स्ट वी हैव इज अ डायग्राम दैट इज ऑफ ओव्यूल। ये है एक ओव्यूल का डायग्राम। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है? ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच्ड है, ओवेरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। ओवेरियन कैविटी कहाँ प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये बात हमेशा याद रखना, सबसे बाहर क्या होगा? ओवरी, उसके अंदर ओवेरियन कैविटी, ऑब्वियस इसके अंदर का जो भी स्पेस है उसे हम ओवेरियन कैविटी बोलेंगे। इससे प्लेसेंटा से अटैच्ड क्या प्रेजेंट होगा? एक ओव्यूल प्रेजेंट होगा। प्लेसेंटा से अटैच्ड एक ओव्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये ओव्यूल का डायग्राम है। अब ओव्यूल भी काफ़ी तरह के हो सकते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल का एग्जाम्पल है ये, लेकिन ओव्यूल काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। सो दिस इज़ एन एनाट्रोपस ओव्यूल। इसके अगर हम पार्ट्स देखेंगे तो सबसे सेंटर में क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक। बाहर न्यूसिलस से कवर्ड है, उसके बाद इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट की 2-3 लेयर्स हैं ये। सबसे ऊपर वाला जो स्मॉल पार्ट है जो कि ओपन है, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। अब जिस साइड माइक्रोपाइल प्रेजेंट है उस एंड को क्या कहेंगे? माइक्रोपाइलर एंड कहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओव्यूल को ओवरी से अटैच्ड कर रहा है, द स्टोक लाइक स्ट्रक्चर विच इज अटैचिंग द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा इज कॉल्ड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के बाद जो ओव्यूल की बॉडी है वो फ्यूनिकल से अटैच होती है जिस रीजन के अंदर, उस रीजन को हम कहते हैं
हीलियम। ठीक है, आई होप ये डायग्रामेटिक व्यू आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल में कि ये होता क्या है मेगास्पोरेंजियम। सो द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा by means of a stalk like funicle. Ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. अब आप सोच रहे होगे मैंने ये लाइन 2 बार क्यों रिपीट करी है, इसलिए रिपीट करिए कि इसके अंदर आप समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझो। ओव्यूल जो है वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि प्लेसेंटा से अटैच्ड है एक स्टॉक के थ्रू, उस स्टॉक को हम फ्यूनिकल बोलते हैं। ठीक है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हीलियम। जो ओव्यूल की बॉडी है वो फ्यूनिकल से फ्यूज़ कर रही है जिस रीजन में, उस रीजन को हम हीलियम बोलते हैं। हीलियम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। प्रोटेक्टिव एनवलप्स इंटेग्यूमेंट्स हमने पढ़े थे ना, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट एनसर्कल्स द न्यूसिलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। इंटेग्यूमेंट्स जो है वो उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, न्यूसिलस प्रेजेंट था, और वो क्या पूरा कवर्ड था? नहीं, वो पूरा कवर्ड नहीं था। एक स्मॉल ओपनिंग थी, हमने ऊपर की साइड देखी थी, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और उस एंड को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर एंड। और उसके अपोजिट साइड, माइक्रोपाइल के बिल्कुल अपोजिट साइड क्या प्रेजेंट होता है? चलेजा, जो कि ओव्यूल के बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझ आ गया? अब डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा हीलियम, जिस रीजन में फ्यूनिकल प्लेसेंटा से अटैच हो रहा है, ये फ्यूनिकल है। ये माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ पर न्यूसिलस कवर्ड नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है इंटेग्यूमेंट से, और इसके अपोजिट जो एंड होगा उसे हम क्या कहते हैं? चलेजल पोल या फिर चलेजल एंड, जो कि बिल्कुल बेसल पार्ट रिप्रेजेंट करता है ओव्यूल का। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसिलस। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर न्यूसिलस प्रेजेंट है, और सेल्स ऑफ न्यूसिलस, न्यूसिलस के अंदर जो है रिजर्व फूड मटेरियल हमें मिलता है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक, एंड ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। जनरली जो ओव्यूल होता है उसके पास एक सिंगल मेगास्पोर प्रेजेंट होता है। अब हमने इसका डिटेल पढ़ लिया कि भाई मेगास्पोरेंजियम दैट इज़ ओव्यूल होता कैसा है। अब इसको हम, अभी हमने बाहर से अंदर की तरफ पढ़ा, अब हम अंदर से बाहर की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ रिपीट करो सभी। सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सैक के अंदर भी कुछ प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सैक जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट होता है, न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रियो सैक मिलता है ना। और जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर जनरली क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, जो कि एक सिंगल मेगास्पोर से ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक। उसके बाहर ओव्यूल प्रेजेंट है ना। तो एम्ब्रियो सैक के जस्ट बाहर आपको क्या मिलेगा? एम्ब्रियो सैक के बाहर होगा न्यूसिलस। न्यूसिलस के बाहर इनर इंटेग्यूमेंट, फिर आउटर इंटेग्यूमेंट। ऊपर की साइड क्या मिलेगा? माइक्रोपाइल मिलेगा, और उसके वो कौन सा रीजन होगा? माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड के बिल्कुल अपोजिट क्या मिलेगा? जिसे हम बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल बोल रहे हैं, दैट इज चलेजल एंड होगा। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड के पास फ्यूनिकल नाम का जो रीजन है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? हीलियम बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेगास्पोरोजेनेसिस। नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। जेनेसिस वर्ड जहाँ पर भी लगा हुआ मिलेगा उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। अगर कहीं पर भी, जैसे स्पोरोजेनेसिस है, कहीं पर लिखा है डिफाइन स्पोरोजेनेसिस, सपोज आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया कि स्पोरोजेनेसिस है, आप उस वर्ड को तोड़ो। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। स्पोरो का मतलब क्या होता है? स्पोर। तो मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा? स्पोर का फॉर्मेशन। इस तरह से समझने की कोशिश करा करो, आपकी डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। ठीक है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन। अब मेगास्पोर का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? मेगास्पोर मदर सेल से होता है। तो द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucleus in the large cell consisting dense cytoplasm and prominent nucleus. MMC undergoes meiotic division. MMC here is microspore mother cell. इसके अंदर माइटोटिक डिविजन्स होते हैं. What is the importance of this undergoing meiosis? Meiosis result in the production of 4 megaspores. As you all know, meiosis is a reductional division. 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, है ना. तो भाई मियोसिस होने की वजह से एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होती है. मेगास्पोर्स बनते हैं 4. ठीक है, क्या हुआ मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर? डायग्राम में देखो आप, मेगास्पोर मदर सेल है, उसके अंदर मियोसिस हो रही है जिससे कि मेगास्पोर की फॉर्मेशन हो रही है. अब ये मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से आया कि जो एक पार्ट था ओव्यूल के अंदर, जो कोई भी सेल होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है. इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो तो मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. तो आप पहले उसको जाकर देख लीजिए क्योंकि उसमें काफ़ी सारा मैंने बहुत ईजिली डिफ़ाइन किया है, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ इतनी ही बात दी गई है कि
मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होता है माइक्रोपाइलर रीजन के अंदर ओव्यूल के, वहाँ से वो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस करता है और मियोसिस करने के बाद मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन करता है। नाउ मेगास्पोर से क्या बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट। In a majority of flowering plants, one of the megaspores is functional, while the other three degenerate. किसी भी अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल रहता है और बाकी के 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है, अब ऑब्वियस सी बात है कि जो फंक्शनल है वही सारे फंक्शनल परफॉर्म करेगा, बाकी के तो 3 तो ख़राब ही हो गए। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इट डेवलप्स इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट दैट इज़ एम्ब्रियो सैक। इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर फर्दर डिफरेंशिएशन डिविजन्स होती हैं जिससे कि ये फीमेल गेमेटोफाइट की फॉर्मेशन करता है, डेवलप हो जाता है उसके अंदर, और फीमेल गेमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब देखो, अगर सिंगल मेगास्पोर से बन रहा है फीमेल गेमेटोफाइट पूरा, तो उसे हम कहेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि एक ही स्पोर से बना है। मोनो मतलब सिंगल और स्पोरिक मतलब स्पोर, एक ही स्पोर से बन रहा है, तो इस तरह की डेवलपमेंट को हम कहेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट, लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। Nucleus of functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite poles, forming the 2 nucleate embryo sac. 2 more sequential mitotic nucleate divisions result in the formation of 4 nucleate and later 8 nucleate stages of the embryo sac. It is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear, that is, nucleate divisions are followed immediately by cell wall formation. After the 8 nucleate condition, cell walls are let down, leading to the organization of a typical female gametophyte or embryo sac. Observe the distribution of cells inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls organized into the cells. The remaining 2 nuclei, called polar nuclei, are situated below the egg apparatus in the large central cell. There is a characteristic distribution of cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. Synergids have special cellular thickenings at the micropylar end called filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tube into the synergid. 3 cells at the chalaza end are called the antipodals. The large central cell, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei, thus a typical angiosperm embryo sac at the maturity, though 8 nucleate is 7 celled. अभी आप सोच रहे हो कि बोले ही जा रही है, समझाएगी कब? तो ये मैंने इसलिए बोला कि आपको थोड़ा बहुत इसमें से आइडिया हो जाएगा, बाकी मैं डायग्राम की हेल्प से आपको बिल्कुल अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है? तो ये है इसका डायग्राम। नाउ लुक इनटू इट वेरी केयरफुली। सबसे पहले क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है। दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है? इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिविजन्स होंगी, सॉरी मियोसिस होगा इसके अंदर, क्योंकि मियोसिस से रिडक्शनल डिवीजन होगी ना। तो मियोसिस होने के बाद क्या होगा, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है, उसके अंदर मियोसिस होगी तो 2 सेल्स बन जाएंगे। फर्दर मियोसिस होगी तो उसके अंदर से 4 सेल्स बन जाएंगे, ठीक है? अब ये जो 4 सेल्स बने, इन्होंने क्या बना लिया, मेगास्पोर टेट्राइड की फॉर्मेशन कर ली। इसको जैसे डायग्राम में दिया है ना, आप उसको उसी एंड से याद करो, ठीक है? तो ये क्या हो गया भाई, अब माइक्रोस्पोर टेट्राइड की फॉर्मेशन हो चुकी है एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से थ्रू माइटोटिक डिविजन्स। नाउ वन ऑफ द सेल फ्रॉम दिस मेगास्पोर टेट्राइड विल बी फंक्शनल एंड द अदर 3 विल डीजेनरेट। सिर्फ एक सेल जो है वो फंक्शनल रहेगा, बाकी फर्दर डेवलपमेंट करेगा, और बाकी के 3 जो है वो ख़राब हो जाएंगे। सपोज ये 3 ख़राब हो चुके हैं और ये वाला जो है ये फंक्शनल है। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर के साथ क्या होगा, सपोज दिस इज़ द फंक्शनल मेगास्पोर, है ना? ये फंक्शनल मेगास्पोर था एक। अब इस फंक्शनल एक मेगास्पोर ने डिवीजन करी, माइटोटिक डिवीजन से 2 सेल बनाए, 2 सेल्स ने फर्दर डिविजन्स करी, 4 सेल्स बने, 2 ऊपर की तरफ चले गए, 2 नीचे की तरफ आ गए। उन्होंने फर्दर डिविजन्स करी, 4 से 8 सेल्स बन गए, 4 ऊपर की तरफ चले गए, 4 नीचे की तरफ आ गए। अब क्या हो चुका है, ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ चुकी है ना, क्योंकि 8 सेल्स बन चुके हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, जो ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज है, इसके अंदर होगी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ये फीमेल गेमेटोफाइट बन सके। इसके अंदर क्या होगा कि जो 3 सेल्स हैं वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, 3 सेल्स नीचे की तरफ चले जाएंगे, और 2 सेल्स जो हैं वो बीच में रह जाएंगे। Now all these cells are surrounded by the cell wall. The upper 3 cells, the cells that grow towards the micropylar end, जो cells micropylar end की तरफ गए हैं उन्हें हम कहते हैं egg apparatus। और इस egg apparatus के अंदर 2 synergid cells होते हैं और एक egg cell होता है। 3 cells है ना इसके अंदर, तो 3 cells में से 2 synergid cells हैं और एक है egg apparatus। As you can see here, 2 synergid cells हैं और एक है egg apparatus।
नाउ द सिनर्जिड्स हैव सेल्यूलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप, जिसे हम फिलीफोम एपरेटस बोलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम, अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। देखो इसके अंदर जो है माइक्रोपाइलर एंड ऊपर है और इसमें चलेजा एंड ऊपर है। इस चीज़ में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, बस बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए नेक्स्ट डायग्राम को उल्टा कर दिया। तो जो चीज़ यहाँ पर ऊपर है ना, वहाँ वो यहाँ पर नीचे दी गई है। अब यहाँ माइक्रोपाइलर एंड ऊपर था, यहाँ माइक्रोपाइलर एंड नीचे है। तो इसमें क्या होगा कि सिनर्जिड्स के पास सेल्यूलर थिकनिंग होती है ना, ताकि जिसे हम फिलीफोम एपरेटस बोलते हैं, वो यहाँ पर शो की गई है। देखो फिलीफोम एपरेटस टुवार्ड्स द सिनर्जिड्स। अब ये देखो सिनर्जिड सेल्स के पास ही, एग सेल तो पीछे छुपा हुआ है ना, सिनर्जिड्स के पास सेल्यूलर थिकनिंग होती है जिसे हम फिलीफोम एपरेटस बोलते हैं, जो कि पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है सिनर्जिड्स में। ठीक है, अब जो 3 सेल्ड स्टेज है टुवार्ड्स द चलेजल एंड, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीपोडल्स कहते हैं। सेंटर के अंदर क्या है? सेंट्रल सेल है। द लार्ज सेंट्रल सेल, इट हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate and 7 celled. अब समझ आया 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल क्यों होगा? क्योंकि भाई सेल्स हैं सारे, उनके अंदर न्यूक्लिया है तो सबके अंदर ही प्रेजेंट है, तो 8 के 8 न्यूक्लिया हो जाएंगे। लेकिन सेल्स की अगर हम बात करें तो 3 सेल इस एंड पे है, 3 सेल इस एंड पे है। लेकिन यहाँ पर जो ये है बीच में जो प्रेजेंट है, इसे हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। एक ही सेल इसे हम कंसीडर करते हैं, ऑल्दो इसके अंदर न्यूक्लियाई 2 होते हैं। तो अब काउंट करो, 3 ऊपर हो गए, 3 नीचे हो गए और 2 बीच में हो गए, 8 न्यूक्लियाई हो गए। और 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे और 1 सेल बीच में, दैट इज 7 सेल्ड। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड कंडीशन इन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक. So you can define it as 7 celled and 8 nucleate condition. 8 nucleate because 8 nuclei are present in each cell, and 7 celled because the central cell has 2 polar nuclei. ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है नेक्स्ट वाला, इसके अंदर इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। ठीक है, ये वाला डायग्राम ही ड्रॉ करना है। वैसे अगर आपसे कोई भी पूछे ना प्रोसेस पूरा का पूरा, तो आपको ये सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन. Next topic we have is pollination. In the preceding section you have learnt that male and female gametes, the flowering plants, are produced in the pollen grain and embryo sac respectively. As both types of gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur. How is this achieved? So basically 2 plants होते हैं, 2 plants नहीं, हम plants भी कह सकते हैं, लेकिन 2 gametes होते हैं बेसिकली, मेल और फीमेल गैमेट फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर. अब उन्हें मिलना होता है, मेल के पास जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको फीमेल के पास जो स्टिग्मा होता है वहाँ तक आना होता है, ताकि पॉलिनेशन हो सके, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके. और इस लाने के प्रोसेस को ही पॉलिनेशन कहा जाता है. पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज कॉल्ड पॉलिनेशन. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination. They make use of external agents to achieve pollination. Can you list the possible external agent? सो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? एंथर से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? स्टिग्मा पर. इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं. अब पॉलिनेशन के लिए जो प्लांट्स है वो एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे वाइंड, वाटर, बैट, इन सभी का यूज़ करते हैं ताकि वो उनके पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर सके. अभी आप ये सोच रहे होगे कि बाहर इंसेक्ट्स की या वाइंड की मदद से कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, है ना? तो यही चीज़ हमें आगे पढ़नी है. पॉलिनेशन के भी टाइप्स होते हैं. पॉलिनेशन ऑन सोर्स ऑफ पोलन के पर डिपेंड करते हुए पॉलिनेशन 3 टाइप्स का हो सकता है. सोर्स ऑफ पोलन क्या मतलब कि पोलन का आ कहाँ से रहा है, ठीक है, उस चीज़ पर डिपेंड करते हुए. तो पॉलिनेशन जो है वो 3 टाइप्स का होता है, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी. फर्स्ट इज ऑटोगैमी. ऑटोगैमी में क्या होता है कि एक ही सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा होता है. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. एक ही फ्लावर के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, सेम फ्लावर के अंदर प्रोसेस हो रहा है. सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है मतलब मेल गैमेट भी है उसके पास और उसके पास फीमेल गैमेट भी है, उसके पास पिस्टल भी है और उसके पास स्टेमन भी है ना. So in a normal flower which opens and exposes the anther and stigma, complete autogamy is rather rare. अब ऑब्वियस सी बात है, एक नॉर्मल फ्लावर है जो कि अपने फ्लावर को ओपन कर रहा है. अब वो ओपन करेगा तो उसके जो भी एंथर्स और स्टिग्मा है वो एक्सपोज हो जाएंगे बाहर के इन्वायरमेंट की तरफ. तो उसके अंदर ऑटोगमी कैसे हो जाएगी? क्योंकि जो भी इंसेक्ट है, हवा या फिर वो अपने आप ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस केस में ऑटोगमी रेयर होती है. लेकिन जो फ्लावर्स क्लोज रहते हैं उनके अंदर ये काफ़ी देखी गई है ऑटोगैमी का प्रोसेस. So autogamy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma respectivity, and also the anthers and stigma should lie close to each other so that self pollination can occur. इस तरह के फ्लावर्स के अंदर जब फ्लावर जो है वो ओपन हो जाता है, एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज हो जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि या तो फ्लावर जो है वो सिंक्रोनी शो करे. सिंक्रोनी का मतलब होता है कि एक ही टाइम पर जो है पोलन रिलीज़ हो और एक ही टाइम पर स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए, ताकि वो पोलन के रिलीज़ होते ही स्टिग्मा जो है उसे उठा ले, है ना. इसीलिए एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक ही टाइम पर
रिसेप्टिव हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, एंड ऑल्सो एंथर और जो स्टिग्मा है वो आपस में पास हों ताकि उनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन हो जाए, अपने आप उनके अंदर पोलिनेशन हो सके। इस तरह के कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे वियोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, जो कि 2 टाइप्स के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं? जो कि उन फ्लावर्स से सिमिलर होते हैं जिनके एंथर्स और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं। दीज आर द फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज with exposed anthers and stigmas, and clistogamous flowers which do not open at all. clistogamous flowers ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो ओपन ही नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए जो डायग्राम आपको शो करा गया है, दिस इज़ द सेल्फ पोलिनेटेड फ्लावर, ये खुद को पोलिनेशन करने के लिए, सेल्फ पोलिनेशन के लिए कैपेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो डायग्राम है ये क्रॉस पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड वाला जो है इसके अंदर आपको क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस फ्लावर्स, दोनों फ्लावर्स शो किए गए हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं जो कभी ओपन ही नहीं होते, सपोज दिस इज लाइक दिस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स दैट नेवर ओपन। और कैस्मोगैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं? जिनके पास एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होते हैं। इसका जो एंथर और स्टिग्मा होगा वो एक्सपोज्ड होगा। इसके अंदर यही कंडीशन होगी कि स्टिग्मा और जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका रिलीज़ जो है वो सिंक्रोनस हो, जब पोलन ग्रेन रिलीज़ हो तभी वो स्टिग्मा पर लैंड कर जाए, रिसेप्टिव हो जाए स्टिग्मा, या फिर जो फ्लावर्स हैं वो दोनों बिल्कुल पास होने चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज़ द डायग्राम शोइंग कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। नाउ इन सच फ्लावर्स where were we? Anthers and stigma lies close to each other. When anthers dehiscise in the flower buds, pollen comes in contact with the stigma to effect pollination. एंथर और स्टिग्मा पास रहते हैं। जैसे ही एंथर डिहिसाइज होगा फ्लावर बर्ड के अंदर, पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएगा ताकि पोलिनेशन हो सके। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। इनवेरिएबली ऑटोगैमस का मतलब क्या है कि बिना चेंजेस के ऑटोगैमस। ऑटोगैमस का मतलब क्या होता है? ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर बाहर के एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है पोलिनेशन के लिए, यही मतलब होता है ना ऑटोगैमस फ्लावर्स का। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो है वो इनवेरिएबली ऑटोगैमस है क्योंकि इनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन तो हो ही नहीं सकती, अपने आप ही ये लोग पोलिनेशन करेंगे। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो हैं एश्योर्ड सीड सेट प्रोड्यूस करते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजेस टू प्लांट्स एंड व्हाई? Now next we have is ditonogamy. So ditonogamy is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower of same plant. Now autogamy we were talking about the same flower in which both the gametes were present. Now in ditonogamy we were talking about different flowers which are present on the same plant. एक ही प्लांट के ऊपर 2 अलग अलग फ्लावर्स की हम बात करें। Although this is functionally cross pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to autogamy since the pollen grains come from the same plant. अगर हम फंक्शनली बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होएगी इसके अंदर, जिटोनोगैमी के अंदर, क्योंकि एक सेम प्लांट बेशक है लेकिन उनके अंदर फ्लावर्स जो हैं वो अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है, तो हमें किसी ना किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी पॉलिनेशन के लिए। लेकिन अगर हम जेनेटिकली बात करें तो जो पॉलिनेशन होगा उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी बनेगा फ्लावर या फिर फ्रूट जो भी बनेगा उसके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हम सेम ही प्लांट से ले रहे हैं ना पोलन ग्रेन्स, तो पोलन ग्रेन्स जो है वो सेम प्लांट से आ रहे हैं। ये क्या शो करता है कि जेनेटिकली ये ऑटोगैमी से सिमिलर है लेकिन फंक्शनली एक क्रॉस पोलिनेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज जीनोगैमी. जीनोगैमी इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट. जीनोगैमी में डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पोलिनेशन हो रहा है. दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पोलिनेशन विच ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा. ऑब्वियस सी बात है, 2 अलग अलग पेड़ हैं, उन 2 अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पोलिनेशन हो रहा है. किसी फ्लावर का स्टिग्मा उठ के किसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उठ के किसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर वेरिएशंस आएंगे, कुछ डिफरेंट टाइप का पोलन ग्रेन बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं उस केस में, ठीक है. तो ये था काइंड ऑफ पोलिनेशन की. पोलिनेशन 3 टाइप का हो सकता है, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी. ऑटोगैमी में क्या होता है कि सेम फ्लावर के बीच में पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन का एक टाइप है. जिटोनोगैमी क्या होता है? सेम प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच में पोलिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है इनके अंदर, ठीक है. जीनोगैमी के अंदर क्या होता है? डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पोलिनेशन हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज एजेंट ऑफ पोलिनेशन. मतलब हम इतनी देर से कह रहे हैं कि पोलिनेशन हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है. कैसे हो रहा है पोलिनेशन? कौन कर रहा है पोलिनेशन, ठीक है. तो पोलिनेशन करने वाले अबायोटिक भी हो सकते हैं और बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं. अबायोटिक फैक्टर्स यानी कि जो इन्वायरमेंट है, वाइंड और वाटर, और दूसरा होता है बायोटिक फैक्टर जिसमें आते हैं एनिमल्स.
तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज़ अबायोटिक एजेंट्स। काफ़ी सारे जो प्लांट्स होते हैं वो बायोटिक एजेंट्स को ही यूज़ करते हैं, यानी कि एनिमल्स या आपकी हेल्प से ही वो लोग पॉलिनेशन करते हैं, और काफ़ी कम प्रोपोर्शन के जो होते हैं वो अबायोटिक एजेंट्स दैट इज़ वाइंड एंड वाटर का यूज़ करते हैं। Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. Now obvious सी बात है कि अगर कोई pollen grain हवा से उड़ के आ रहा है तो कितना कम चांस होता है कि वो अपना जहाँ पर उसको लैंड करना है वो वहीं पर लैंड करे, क्योंकि हवा के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है वो किधर जाएगा, कैसे जाएगा, है ना, स्पीड पर डिपेंड करता है। इसी तरह से वाटर है, वाटर भी पूरा कंटिन्यूसली फ्लो में चलता रहता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव कर पाए, सही स्टिग्मा जहाँ पर उसको जाना है। ठीक है, टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स, फ्लावर्स प्रोड्यूस एनर्मस अमाउंट ऑफ पोलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। अब इसी वजह से जो प्लांट्स बायोटिक फैक्टर्स से पॉलिनेशन करते हैं वो लोग बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, ताकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई चांस हो जाए कि वो पोलन जो है अपने राइट स्टिग्मा पर जाकर लैंड हो जाए। ठीक है, पॉलिनेशन बाय वाइंड इज़ मोर कॉमन अमंग अबायोटिक फैक्टर्स। अब अबायोटिक फैक्टर्स में भी वाटर वाली तो बहुत ही कम है, वाइंड वाली उसमें भी ज़्यादा कॉमन है। Wind pollination also require that pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wide currents. They often possess well-exposed stamens so that the pollens are easily dispersed into wind currents, and large, often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains. ठीक है ना, तो वाइंड पॉलिनेशन में क्या आप खुद इमेजिन करो, अगर कोई भी पोलन ग्रेन भारी होगा या फिर स्टिकी होगा तो वो, अगर वो भारी है तो हवा उसको ले जा नहीं पाएगी, और अगर वो स्टिकी है तो वो जो स्टैमिन है, एंथर के बाहर से निकलेगा ही नहीं, है ना। तो उसको नॉन स्टिकी भी होना चाहिए और उसको लाइट भी होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पर उसको लैंड करना है, यानी कि जो स्टिग्मा है वो बहुत ही वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, फैदरी होना चाहिए, ताकि हवा से उड़ते हुए पोलन ग्रेन को वो ट्रैप कर सके, पकड़ सके, है ना। वाइंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। अ फेमिलियर एग्जांपल इज द corncob. The tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in the vine to trap pollen grains. Vine pollination is quite common in grasses. Pollination by water is quite rare and is limited to about 30 genera, mostly monocotyledons. As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophytes, and pteridophytes. It is believed that, particularly for some bryophytes and pteridophytes, that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gametes and fertilization. अब ऑब्वियस सी बात है कि वाटर से अगर पोलिनेशन हो रहा है तो जो लैंड के ऊपर ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं उनमें तो नहीं होगा ना। जो वाटर में ग्रो कर रहे हैं उन्हीं के अंदर ये इस तरह का पोलिनेशन हो सकता है कि उन्हें वाटर एज ए मीडियम चाहिए होगा। तो जो वाटर के अंदर रहने वाले प्लांट्स हैं वो जनरली कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स तक, है ना। और इन सभी के अंदर भी जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो हैं वेलिस्नेरिया और हाइड्रेरा, जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, एंड सेवरल मराइन सी ग्रासेस सच एज जोस्टेरा. Not all aquatic plants use water for pollination. In a majority of aquatic plants, such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind, or as in most of the land plants. काफ़ी सारे एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो फ्लावर्स हैं वो पानी के ऊपर आ जाते हैं एक लेवल, ताकि जो भी फ्लावर्स इंसेक्ट या वाइंड से पॉलिनेट होते हैं जो कि लैंड पर हमें मिलते हैं, है ना। तो जो लैंड पर मिल रहे हैं वो तो ठीक है, हवा में उड़कर या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू उनका पॉलिनेशन हो गया, लेकिन वाटर वाले क्या करते हैं, उनके जो प्लांट्स होते हैं वो एक स्टेप ऊपर आ जाते हैं पानी से, ताकि जो भी पोलन ग्रेन्स वहाँ पर फ्लोट कर रहे हैं पानी के ऊपर के सरफेस पर वो आकर उनके स्टिग्मा पर स्टिक हो जाए, है ना। इसके बाद वेलिस्नेरिया में क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर है वाटर के सरफेस तक रीच करते हैं क्योंकि उसके पास एक लॉन्ग सी स्टोक होती है, और जो मेल फ्लावर्स होते हैं या फिर जिन पे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वाटर के सरफेस पर रिलीज़ कर देते हैं ना। जैसे जैसे वाटर फ्लो होता है वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फीमेल फ्लावर्स तक पहुंच ही जाते हैं या फिर स्टिग्मा तक। इन अदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. Inside the water, pollen grains in many such species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. In most water-pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. Both wind and water-pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. What would be the reason for this?
भाई अब जो वाइंड और वाटर से पॉलिनेट हो रहे हैं ना फ्लावर्स, ना तो ज़्यादा कलरफुल होते हैं और ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि आप खुद लॉजिक लगाओ, उनको अगर किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करना, कलरफुल कलर जैसे क्या होगा कि अगर कोई भी फ्लावर है वो कलरफुल है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा, है ना, नेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि अगर जब इंसेक्ट उस नेक्टर को खाने के लिए आए तो उसके हाथ पर पैरों पर जो है पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाएं और वो पॉलिनेशन का प्रोसेस कर सके, है ना। यही एक कोज होता है मेन। तो जब वाइंड और वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको ऐसी किसी नीड की ज़रूरत नहीं है कि वो अपने कलर्स डेवलप करे या नेक्टर डेवलप करे, तो इस वजह से वो लोग ज़्यादा कलरफुल और नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज़ अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट। बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, आंट, मोथ, बर्ड्स, ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल्स दिए गए हैं। इनके अंदर भी जो सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है इंसेक्ट के, एनिमल्स के, बीज के। सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होती है वो इन्हीं कुछ फैक्टर्स, इन्हीं कुछ एजेंट्स के थ्रू होती है, एनिमल, इंसेक्ट और बीज। इस पैरा में कुछ ऐसा खास नहीं लिखा है, वही चीज़ें हैं सब जो अभी बताई मैंने कि अगर फ्लावर्स को इंसेक्ट से पॉलिनेशन करना है तो फ्लावर्स जो हैं वो बड़े होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, उनमें एक फ्रेगरेंस होनी चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए फिर जो फ्लावर्स है वो उनको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि नेक्टर और पोलन ग्रेन्स हैं, ये फ्लावर की तरफ से इंसेक्ट्स के लिए रिवॉर्ड की तरह होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे जनरली पूछा जा सकता है, और जो इस पैराग्राफ में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर पूछ जाती है कभी कभी नहीं बल्कि मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें यही पूछा जाता है कि टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है और उसका नाम बताओ और उसके अंदर कितनी हाइट होती है। फिर एमसीक्यूज़ में सिर्फ यही पूछ लेते हैं कि नेम द टॉलेस्ट फ्लावर। तो अमोर्फोफैलस जो है टॉलेस्ट फ्लावर है जिसकी हाइट अराउंड 6 फीट है। इसके बाद ये पूछा जा सकता है कि सिमिलर रिलेशनशिप है जैसे कि मोथ और यूका प्लांट के बीच में किस तरह की उनके अंदर रिलेशन होती है, या फिर मोथ किस प्लांट के साथ रिलेशन में होता है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि मोथ और यूका प्लांट जो हैं आपस में एसोसिएशन फॉर्म करते हैं और एक दूसरे के बिना ये लोग अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर सकते। मोथ और यूका प्लांट, मोथ जो है वो अपने एग्स को डिपॉजिट करता है इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मोथ। यूका जो प्लांट होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के अंदर जो ओवरी होती है, तो ओवरी के अंदर जो मोथ है वो अपने एग्स को रखता है ताकि वो सेफ़ रहें, और बदले में जो मोथ है वो यूका प्लांट को पॉलिनेट करता है। तो ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। द लार्वा ऑफ मोथ कम्स आउट ऑफ द एग्स एज द सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज़ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। अब तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।